हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसका अभी तक एक वीडियो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो था वो आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको देखिए और सब तक शेयर कीजिए ताकि सभी जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अभी उन तक उनको लाभ मिल सके, ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो हमारा एनसीईआरटी यानी हमारा जो क्लास 10th का दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है, जिसमें हम लोग अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने करा दिया था, जिसमें ये हो चुका था। अब हमारा जो अगला जो था वो 16 से हमें पढ़ना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन से हमें आगे देखना है। देखिए, आप ये जो वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस आपको केवल वॉच करना है, इसको देखना है। बस आप इसको चला के देखते रहिए। आप देखते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बस आपको देखना है और अपने ऑप्शन को चुन भी लेना है। जैसे मान लीजिए पिछले वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आपको कराया था, तो उस 15 क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि आपने कितने सवाल सॉल्व किए, क्योंकि आपने भी तो अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में आपने भी पढ़ाई किया है। तो आपने कितना पढ़ा है और आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जो भी नोट्स है, उस नोट्स या उनके पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट की मदद से आप कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो कंटेंट अपना एनालिसिस कीजिए। और जो भी आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा अध्याय 2 चालू हुआ है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और अगले 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे कि आपने जो जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, उनके नोट्स को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके आएंगे और अपने यहाँ पे टेस्ट देंगे। क्योंकि अब हमारे पास दो ही बात का समय है। एक तो अपने आप को जांच करना है कि हमें कितना आता है, और दूसरा ये भी आपको जांच करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना याद कर पा रहे हैं। जब तक आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, अपने कॉपी को बार बार पढ़ना है, बार बार दोहराना है, पढ़ते रहना है कॉपी को। जितनी बार हो सके उतनी बार कॉपी को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, दोहराइए, बार बार कॉपी को रिवाइज करना है आपको, ठीक है ना। जब आप कॉपी को रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बातें याद होती जाएंगी और आप अच्छे से यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना स्कोर कर सकेंगे। तो आज 15 सवालों में मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितना आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो 15 सवालों में आपका कितना स्कोर आया, तो आप हमें कमेंट में 15 क्वेश्चन में आपने कितना सॉल्व किया उसका जवाब आप देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 16 से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पहले आपको जवाब देने का मौका दूं, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा सवाल है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, दोनों ऑप्शन सेम दिया है, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये बुक का एरर है, आप 20 को 20 मान सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपका जो भी आंसर हो, मैं इसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका आंसर हम लोग क्या मान लेंगे, इसके जगह पे 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर याद है आपको। जब आपने अपना जो भी आंसर है आप अपना चुन लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आप जो बता रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सही हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपको ये भी देखना है। तो हम जानते हैं कि 2D मतलब 2 डायप्टर, और 2D का मतलब ये होता है कि 2D जो ये बता रहा है ये लेंस की क्षमता को बता रहा है, और लेंस की क्षमता को हम दिखाते हैं P से। P बराबर होता है 1/f। अगर f आपने लिया है मीटर में तो f लिया है मीटर में तो, लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन मीटर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके अलावा एक और फार्मूला होता है P बराबर 100/f, और f जो अपना होगा सेंटीमीटर में होगा। देखिए हमारा सारा जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। तो आप देखिए P का मान कितना दिया है, 2 बराबर 100/f। f इधर जाएगा, f इधर गया, और 100/2, 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, 2 में काटेंगे तो 2 5 10 और 0, यानी f जो हमारा होगा 50 सेंटीमीटर होगा। f हमारा क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। अब आपको 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में खोज लेना है, आपका वही आंसर है 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक सीखा कि P का फॉर्मूला होता है 1/f,
लेकिन जब मीटर में होगा तो ये, लेकिन अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, लेकिन f हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है, किसी भी लेंस की क्षमता को हम दिखाते हैं उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमण उल्टा से, है ना। यानी जितना फोकस दूरी ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं अगला सवाल। अबिंदुकता, बड़ा अच्छा सवाल है। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, सेंट्रिकल, अवतल, उभयोतल। अब देखिए दोस्तों, अबिंदुकता आखिर होता क्या? नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित वस्तु को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ स्पष्ट नहीं कर सकती है। मान लेते हैं कोई रेखा ऐसी है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो इस वाले दोष में जो भी आदमी होता है, इस रेखा को और इस रेखा को थोड़ा सा वो स्पष्ट क्या करता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। और इस तरह के लेंस को, इस तरह के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो बेलनाकार नहीं है, तो बेलनाकार को इंग्लिश में कहते हैं सिलिंड्रिकल। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया सी। ठीक है, आप अपने स्कोर को गिनते रहिए, आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो देखिए, दूर दृष्टि वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तल, बेलनाकार, अवतल, बाइफोकल। अब आपको चेक करना है ये कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अगर चश्मे का प्रयोग करना है तो हमको उसको कैसा लेंस का प्रयोग कराएंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम जानते हैं कि दूर वाले व्यक्ति को हमको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर वाले व्यक्ति को हम प्रयोग कराते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग कराएंगे? उत्तल लेंस का। सही है? गलत है। मालूम था, आप लोग रिवाइज नहीं करते बढ़िया से ना। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग कराते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कराते हैं। क्या सही है बताओ? देखिए दोस्तों, दो दोष होते हैं हमारे पास। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट वाले में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर वाले में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष, निकट में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, निकट में प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, लेकिन दूर में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष वाले में हमेशा हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उत्तल लेंस सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? उत्तल लेंस। और निकट वाले में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अगला सवाल वही देख लीजिए, कितना बार पूछा है ये क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष लेंस का उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस या कोई भी लेंस। तो आप अपना स्कोर कीजिए। अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आंख के लेंस जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। बताइए वो कौन है? कौन है वो? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मतलब रेटिना। रेटिना तो प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। परितारिका, आंखों का रंग डिसाइड करता है परितारिका। क्या डिसाइड करता है? आंखों का रंग क्या डिसाइड करता है? परितारिका। पुतली, प्रकाश जब एंटर करती है आपकी आंखों में, प्रवेश करती है, तो पुतली में एक छेद टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं पुतली। तो ये वक्रता त्रिज्या को तो नियंत्रित नहीं करती, केवल ये आंखों को जो प्रकाश होता है उसको कहाँ तक पहुंचाने देती है? लेंस तक पहुंचाने देती है। लेंस तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? पुतली। लेकिन पक्षाभूमाभी मांसपेशी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिलियरली मसल कहते हैं। सिलियरी मसल। क्या कहते हैं इसको? सिलियरली मसल। ये मसल क्या होती है? ये जो मसल होती है ना, ये लेंस को पकड़ के रखती है। क्या करती है? ये लेंस को पकड़ के रखती है। अब ये लेंस को पकड़ के रखती है, जैसे मान लीजिए ये लेंस हो गया, और इस लेंस को ऐसे पकड़ के रखने का काम ये सिलियरी मांसपेशियां करती है, यानी पक्षमाभी मांसपेशियां करती है। अब जैसे ही मान लीजिए प्रकाश ज़्यादा, मान लीजिए फ्लैश लाइट को जला दिया एकदम
भयानक आपके आंखों में, है ना। तो अब ये मांसपेशियां, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आपके आंखों में आएगी तो मांसपेशियां जो है लेंस खराब हो सकता है। तो ये सिलियरली मांसपेशियां क्या करती है, इस जो लेंस होता है इसको सिकुड़ा देती है। क्या करती है, सिकुड़ा देती है। और जब कम प्रकाश आपके आंखों में जाता है, जब कम प्रकाश आपके आंखों में जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कम प्रकाश आपके आंखों में जा रहा है, तो ये मांसपेशियां ये क्या करती है, मांसपेशियां इसको खींच के बढ़ा देती है ना। नेत्र के लेंस को क्या करती है, खींच के बढ़ा देती है। तो आप देख रहे हैं कि नेत्र के लेंस को नियंत्रित करने का काम जब ये बढ़ेगा, जैसे देखिए अभी छोटा है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। अगर ये इसको बढ़ा देंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, पश्चमाभी मांसपेशियां। कौन करेगा, पश्चमाभी मांसपेशियां, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। क्या कहते हैं इसको, सिलियरी मांसपेशियां। तो याद रखिए इस चीज को, ठीक है। आंखों का रंग डिसाइड होता है परितारिका से। आंख नीला है, भूरा है, क्या है ना। तो ये डिसाइड होता है किससे, परितारिका से। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, पश्चमाभी मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, है ना। तो देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग क्या है, नीला है, लाल है, हरा है, या इनमें से सभी। अब ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है, प्रकाश का प्राथमिक रंग, उसका फॉर्मूला होता है RGB। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो देखिए रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। इसका मतलब प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण का ट्रिक क्या है, RGB। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जब सूर्य जो होता है ना, जब सूर्योदय होता है तो भी सूर्य उग चुका होता है, सूर्य यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन हमें सूर्य अभी उगने वाला ही है, उगा नहीं है अभी, उगने वाला है, तभी सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, 2 मिनट पहले। लेकिन जब यार उसको डूबना होता है, जब वो डूबने वाला होता है तो वो डूब चुका होता है, लेकिन हमें यहाँ पे डूब चुका है सूर्य, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो वो डूब चुका होता है। इसका मतलब जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाता है हमें, और डूब चुका है लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, 4 मिनट का जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, यही 4 मिनट का गैप जो होता है, ये किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण, दोनों के कारण होती है ना। अपवर्तन क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने माध्यम से भटका देता है। प्रकीर्णन, धूल कण पड़ते हैं तो उसको क्या करता है, आप चारों तरफ फैला देता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि प्रकीर्णन का काम क्या होता है, बस वो देखने का काम करता है ना। प्रकीर्णन का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है, देखिए जब हम वायुमंडल में जब जाते हैं तो हमें 2 तरह की हवाएं मिलती है। एक मिलती है गर्म हवाएं और एक मिलती है ठंडी हवाएं। कैसी हवाएं मिलती है, ठंडी। तो गर्म हवाएं क्या होती है, विरल माध्यम होती है, और ठंडी हवाएं क्या होती है, सघन माध्यम होती है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसीलिए ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य के पास वाली जो किरण, सूर्य के पास वाला जो वायुमंडल होगा, जो क्षेत्र होगा, वो गर्म होगा, और इससे थोड़ा दूर जाने पे वो वाला वायुमंडल क्या होगा, ठंडा होगा। इसलिए प्रकाश अपने माध्यम से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं कुछ आपको और डिटेल दे देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा एक चीज कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम किसी माध्यम में टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और अगला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी बराबर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन।
वायुमंडलीय अपवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश का किरण, देखिए वायुमंडल में दो तरह की हवाएं होती है, एक ऐसी हवाएं होती है जो गर्म होती है और एक ऐसी हवाएं होती है जो ठंडी होती है। गर्म हवाएं जो होती हैं वो विरल माध्यम का काम करती है और ठंडी हवाएं सघन माध्यम का काम करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कुछ हवाएं ठंडी हो और गर्म हो, तब वहां पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। इस तरह प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। तो प्रकाश अपने सही माध्यम से भटकते रहती है, जिसके कारण हमें वायुमंडल अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये प्रकाश जो हमें सूर्य होता है वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य डूबने के बाद वास्तविक स्थिति से 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकीर्णन क्या होता है? ये भी समझ लीजिए। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? जब वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं। इस धूल कण में जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये क्या होती है? चारों दिशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो हमारे वस्तुओं को देखने के लिए दो चीजें कारक मतलब कि जरूरी है। एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हमें चारों तरफ से वस्तुएं दिखाई देती हैं। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? लाल, पीला, बैगनी, आसमानी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम प्रिज्म में देखते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर गिराया जाता है तो ये जो प्रिज्म होती है, श्वेत प्रकाश को जब हम गिराते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, 7 रंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा? लाल, ठीक है। ये आपका हो गया लाल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। 7 रंगों में ऐसे बटेगी प्रकाश की किरणें, जिसमें ट्रिक होता है VIBGY। यहाँ से अच्छे से समझिए, ठीक है ना। देखिए, ये प्रकाश की किरण हो गया, यहाँ पे हमने श्वेत प्रकाश गिराया। अब ये किरणें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से स्टार्ट होगा VIBGYOR, ठीक है ना। ये 7 रंगे हो गई। अब ध्यान से देखिए, सबसे विचलित हुई है, सबसे अधिक विचलित हुई है कौन? वायलेट। कौन विचलित हुई है? वायलेट, जिसको हम कहते हैं बैगनी। ये बैगनी है, ये आसमानी है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है और ये रेड है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विचलित हुई है बैगनी और सबसे कम विचलित हुई है रेड। सबसे कम विचलित कौन हुई है? रेड। अब इसी की मदद से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी और सबसे कम विचलित होती है रेड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 भी आप इसी मदद से बना सकते हैं। श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया। रेलवे के सिग्नल को लाल क्यों होता है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिकता होता है, कौन न्यूनतम होता है, लाल ज्यादा दिखता है, प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होना। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। रेल ने एक नियम दिया था प्रकाश का प्रकीर्णन के से संबंधित। रेल ने एक नियम दिया। उसने क्या बोला कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता यानी आई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसी भी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लैम्डा के पावर 4 के। अब यहाँ पे जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे अधिक होगा। अब ध्यान आपसे समझ जाना है कि लैम्डा अगर यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ तो प्रकीर्णन कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम हुआ तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ये क्या किसने बताया था? ये रेले ने बताया था, ठीक है ना।
अब इसमें हमने ये देखते हैं कि हम जानते हैं विबग्योर, विबग्योर ये हमारा ट्रिक था। विबग्योर, प्रकाश में 7 रंगें हमें हमारी आंखों के द्वारा पहचान की जाती है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब बताइए, अगर इधर से इधर हम जा रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इसका मतलब जो प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता है वो कम होगी, यानी लेमडा का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। लेमडा आर मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसका मतलब इसकी प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे कम होगी। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे कम होने का मतलब ये है कि प्रकाश कम फैलेगा, मतलब फैलेगा नहीं, और जब वो कम फैलेगा तो आसानी से दूर वाले व्यक्ति को दिख जाएगा। बैगनी में क्या समस्या है, इसका लेमडा जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर लेमडा कम है तो आई क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर आई ज्यादा हो गया तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता कम हो गई, यानी प्रकाश इस पे गिरेगा तो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो दूर वाले व्यक्ति को आसानी से दिख नहीं पाएगा। इसीलिए खतरे के निशान में हम लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, उसका कम हो जाएगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से दिख जाएगा, व्यक्ति को देख सकता है एकदम आसानी से दूर से भी, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेलवे के सिग्नल में प्रकाश लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए दूर से आसानी से स्पष्ट दिख जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए कितना आसान सवाल, विबग्योर, अभी मैंने आपको बताया ना विबग्योर। देखिए इस चीज को याद रखेंगे ना तो आपका कई क्वेश्चन बन जाएगा। इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है और प्रकीर्णन यानी आई कम होता है, अधिक प्रकीर्णन चाहिए। देखिए ये लाल जो है कम प्रकीर्णन करता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, और प्रकीर्णन ज्यादा है, तो हमको क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए ना। तो ज्यादा चाहिए तो पहले हमको देखते हैं बैगनी, बैगनी तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो फिर विबग्योर की मदद लेते हैं। विबग्योर, यहाँ देखिए अच्छे से, विबग्योर, विबग्योर जाते हैं ऐसे तो है ना, लेमडा ज्यादा और आई कम होना चाहिए, ठीक है, आई कम हो जाएगा। तो ये लाल का जो है वो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका मतलब प्रकीर्णन सबसे कम, उसके बाद उसका ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अब देखते हैं हम लोग कि प्रकीर्णन अधिक हमको चाहिए, तो पहले ऑप्शन में हमको बैगनी दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा बैगनी, तो बैगनी तो है ही नहीं है। इंडिगो आसमानी, ये भी नहीं है। अब देखते हैं ब्लू है क्या, नीला है तो है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही यूं ही टिक नहीं कर दे रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ रख लेंगे तो समझिए आपका सवाल कितना इजी हो जाएगा, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अब यहाँ पे बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको बताया विबग्योर, क्या बताया था, विबग्योर। जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है और आई घटता है, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी घटती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान से आप समझिएगा, है ना। देखिए ध्यान से आपको समझना है, ये तो बात हम लोग क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, बस उसका मीनिंग समझना है। एक फार्मूला होता है, कौची संबंध होता है, जिससे हम कहते हैं n बराबर a+b/λ²। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझिए कि लेमडा नीचे है और अपवर्तनांक क्या है, n क्या है, अपवर्तनांक है, और लेमडा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो हम इस कौची रिलेशन से बस ये बता सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होगा वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब जितना भी व्युत्क्रमानुपाती हो, इसका मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। आइए अब वहां से समझते हैं। विबग्योर, क्या हमने पढ़ा था, विबग्योर, ठीक है।
जब हम ऐसे जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लेमडा बढ़ता है। जब लेमडा बढ़ता है तो हमने अभी सीखा है कि प्रकीर्णन भी क्या होता है? कम होता है। आवृत्ति भी कम होती है। और अभी हमने सीखा म्यू या ए एन, म्यू या एन इसको कहते हैं, ये भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा। अब तरंग धैर्य किसका ज्यादा होता है? लाल का। तो लाल का तरंग धैर्य ज्यादा है, इसका एन क्या होना चाहिए? अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? कम। तो हमको तो अधिकतम चाहिए ना। अब बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम, तो अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक। तो यहीं पे निकल गया हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है ना। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है। पहला क्या होता है? विबग्योर। बार बार हेल्प ले रहे हैं इसका, ठीक है ना। विबग्योर, इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, तरंग धैर्य बढ़ेगा, प्रकीर्णन कम होगा, आवृत्ति कम होगा, और एन यानी अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। यानी सबसे कम अपवर्तनांक होगा लाल का और सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा बैगनी का। ठीक है। सबसे अधिक तरंग धैर्य होगा लाल का और सबसे कम तरंग धैर्य होगा बैगनी का। सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा लाल का, सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल का और सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति होगा लाल का और सबसे अधिक आवृत्ति होगा बैगनी का। बात खत्म। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका कार्निया। ऑप्शन है कार्निया, पुतली, कार्निया, पुतली, ठीक है, परितारिका और दृष्टि पटल। बात समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, ये अपना आंख हो गया, ठीक है ना, ये आंख है, ये हो गया सिलियरी मांसपेशी। आंख का चित्र आप लोग देखे ही होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखे होंगे तो एक होता है इस तरह से, यहाँ से प्रकाश एंटर करता है आपके आंखों में, ठीक है ना। अब ये एंटर करता है जिसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं इसको? पुतली। पपिल, क्या कहते हैं इसको? पपिल। तो यही तो प्रकाश का, प्रकाश आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है ना। कार्निया का काम क्या है? कार्निया का तो इसमें प्रकाश नियंत्रित करने का काम नहीं है। परितारिका आंखों का रंग बताता है, लाल है, भूरा है, नीला है, काला है। रेटिना, इस पर तो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा वास्तविक, है ना, और उल्टा। मध्य मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। तो पुतली का काम होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए अब ध्यान से, तो तारों का टिमटिमाना अभी हमने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब से मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। क्योंकि वायुमंडल में दो तरह की हवाएं हैं, एक तो गर्म हवाएं हैं और एक ठंडी हवाएं हैं। ठंडी हवाएं, तो ठंडी हवाओं में क्या दिक्कत है? ठंडी हवाओं में ये विरल का काम करती है और ये जो होती ये ठंडी हवाएं सघन का काम करती है और ये विरल का काम करती है। ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि जो ठंडी हवाएं हैं, यहाँ देखिए आप, ठंडी हवाएं ये तो हो जाएगी सघन, ठंडी हवाएं हो जाएगी सघन। मान लेते हैं ठंडी हवा है ना, तो ये सघन हो गई। और गर्म हवाएं क्या हो गई? विरल। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी कि नहीं? लेकिन अगर उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गर्म हवाएं हो गई और यहाँ ठंडी हवाएं हो गई, तो अब की बार क्या होगा कि प्रकाश से जब आएगी गर्म हवा से तो विरल माध्यम है, और सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरह का गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा वायुमंडल में आपको मिलते रहता है। ठीक है ना। तो जब ऐसा मिलेगा तो होगा क्या कि तारे तो यहाँ है, लेकिन देखने वाले को, ये जो देख रहा है इसको, तारा यहाँ है, दिखेगा इसको यहाँ, तो ये बार बार टिमटिमाते हुए दिखाई देगा। कभी इसके तरफ से मान लीजिए प्रकाश ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर गया ऐसे मुड़ गया, यानी प्रकाश जो है अपने माध्यम से हमेशा भटकते रहेगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है तारों का टिमटिमाना होता है। अब इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने टोटल 30 क्वेश्चन तक आपको बता दिया और अगले क्लास में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। आपको क्या, बस इस वीडियो को देखते रहना है, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।